हिंदू मुस्लिम दंगा इस देश की पहचान रही है, मैं चाहे आज़ादी के पहले की बात हो, आज़ादी की ये बात हो। क्यों है? ये तो क्यों रहा? क्या ये कैसे दूर होगा? इस पर हम कैसे बात कर अब सकते उसको हैं? या दूर करने की हाल बात के यही दिनों में है, तो ये बढ़ रहे हैं। उसको दूर करने की बात है कि उनका एजेंडा कोई नया नहीं है। उनका एजेंडा नया नहीं है, उनका एजेंडा पुराना, उसी एजेंडे पे वो चल रहे हैं, उसका नाम बदल देते हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, इलेक्शन की बात करते हैं, अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। आपने देखा था कि 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद के जो हालात थे, उसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, 93 में। और जिन किन शक्तियों ने याद करने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी नाम की एक पार्टी उत्तर प्रदेश में, और उस वक्त एक एकता बनी थी, वो दलित मुस्लिम एकता थी उत्तर प्रदेश में। उसने देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था। तो बिल्कुल साफ भाई, अगर राजनीति को हम अलग बच करके बात कहाँ कर सकते हैं, जो सामाजिक प्रभाव है, जिस तरह से उनको मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस तरह का उनका हौसला बढ़ा हुआ है, ऐसे में उनको रोकने का हमारे पास राजनीतिक विकल्प है, और वो उस राजनीतिक विकल्प को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और इस वक्त बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दलित मुस्लिम एकता की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसकी क्या ज़रूरत होगी, इसलिए ज़रूरत है कि इस वक्त उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इस वक्त वो अपने शबाब पे हैं, जिसको अरूज पे कहते हैं, उस पे हैं। उसको कहीं से कोई शह मिल रही है ऐसे में। तो ये बातें तो उनके पास बहुत पहले से थीं, बहुत पहले से वो चाहते थे कि हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या खाना है, हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या पहनना है, आपको क्या बोलना है, आपको कैसे रहना है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो ये डिसाइड करने वाले आप नहीं हैं, बल्कि वो लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या खाना है, उन्हें क्या पहनना है, उन्हें कैसे रहना है, ये डिसाइड करने का। इसका एक राजनीतिक हथियार है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी ये सोच आ रही है, वो राजनीतिक उनको संरक्षण मिला हुआ है, सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। तो जब सत्ता का संरक्षण है, तो उस सत्ता के केंद्र पर आपको अपना कब्जा जमाना है। उस कब्जा जमाने के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बहुत बढ़िया मौका है, और उस मौके को मुझे नहीं लगता है कि ये जो बहुजन समाज है, ये उस मौके को खोने जा रहा है। सर क्या लगता है आपको, राजनीतिक दंगों का आप इतिहास देखें तो सबसे ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग ही धर्म के नाम पे मुसलमानों से आगे जाके भिड़ते हैं। मुसलमान जो गरीब होते हैं वो भी आगे भिड़ते हैं। क्या ऐसा अब ऐसा आपको लग रहा है कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है, रोज़ राजनीतिक हक को पहचानने लगे हैं, और खासकर वो समाज जिनका इस्तेमाल होता था, तो जातीय व्यवस्था में सबसे पीछे हैं लेकिन उनको दंगों में इस्तेमाल किया जाता था, वो अब इस बात को समझने लगे हैं, अपना राजनीतिक हक जानने लगे हैं। चूँकि आप लोग जेएनयू में हैं, हज़ारों बच्चों से मिलते हैं, तो उस समाज में जो हाशिए पर था, जिनका इस्तेमाल किया जाता था इन सब जगहों पर, वो संभल रहे हैं और वो अपने राजनीतिक हक को ढूंढ रहे हैं। एक एकता बनती दिख रही है आपको? इसके बारे में एक बात ये कहूँगा कि जो दंगे होते हैं, और इसका जो आपने जो बात कही कि आपस में इनके सबसे ज़्यादा असर इन पर पड़ता था, इनका इस्तेमाल होता था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे, उसके बाद ये हुआ कि अब ये लोग पढ़ लिख करके आए, और जो सबसे अच्छी उम्मीद जो मुझे आज दिखती है वो ये कि ये वो समाज है जो अब सवाल करने खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है, और इसी ये लगता है कि जो सदियों से सत्ते पर काबिज थे, पहले ग्रंथों पर कि आप ग्रंथ सिर्फ हम पढ़ेंगे तुम नहीं छू सकते, वो उनके हाथ से निकला। सत्ता ताकत वो उनके हाथ से निकल ली, ज़मीन हिल रहा है। तो वो तो ये चाहेंगे कि दंगा करा करके हम सत्ता बना करके रखें। लेकिन अच्छी उम्मीद ये है कि ये वर्ग जो उसमें लगता था, ये अब जागरूक हो चुका, ये समझदार हो चुका, ये उनसे सवाल कर रहा है कि लड़े हम, भोगो तुम। तो ये जो सवाल उठाने की जो इनकी क्षमता बढ़ी है, ये सबसे अच्छी उम्मीद मुझे लगती है, और वो यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के अंदर दिखता है। आप जेएनयू के इलेक्शन में भी ये बात देखे होंगे, अगर आपने फॉलो किया होगा, कि ये आवाज़ खुल करके आई है जेएनयू कैंपस के अंदर। और एक बात मैं और बताऊं कि बिहार के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, उसके अंदर ये है कि आपने एक ताकत को रोका है, और मुझे ये लगता है कि यूपी के इलेक्शन के अंदर आप आने वाले दिनों के अंदर एक पॉलिटिकल इक्वेशन हिंदुस्तान को देने जा रहे हैं, भारत को देने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी उम्मीद मुझे लगती है। ये नौजवानों के अंदर जो बदलाव आया है, इससे ये निकल करके आता हुआ मुझे दिख रहा है। सर ने एक बड़ी बात कही, यूपी चुनाव पर सबकी नज़र है। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सर कांसीराम ने कहा था कि आप जब वोट का समय आएगा तो आप हिंदू कहे जाएंगे, जैसे ही आप वोट चला जाएगा, हम सत्ता में वो आ जाएंगे, तो फिर आपको जाति में बांट दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है ये बहुजन समाज जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिलाएं, ये सब इस बात को अब समझने लगे हैं कि हम सिर्फ वोट के समय हिंदू हैं, जैसे ही चुनाव जीत जाए फिर उसके बाद हम जाति में बढ़ जाते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा दुख समाज का दुख है, और समाज का दुख इसलिए है क्योंकि मेरा समाज दबा पिछड़ा है, और उसको कोई अधिकार हज़ारों सालों से नहीं मिले हैं, और उसको अधिकार जब मिल जाएंगे तो वो उसके खिलाफ विद्रोह करेगा। जो उन्होंने सारे सिस्टम को रोके हुए था, अधिकार रोके हुए थे, और उस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया,
और जब विद्रोह किया तो ऐसी हालत में एक नया ज़माना आज हमारे सामने है। और निश्चित रूप से जब वो नया ज़माना हमारे बीच में आ रहा है तो वो पहले वाली उन सारी स्थितियों को, चाहे वो किसी भी तरह के सवाल हों, आज के ज़माने में राजनीतिक सवाल बन कर के उभर गए हैं। और जैसे जैसे इस पूरे तबके में का राजनीतिकरण होगा वैसे वैसे समस्याएं सुलझनी शुरू होंगी, क्योंकि हमारी समस्याएं राजनीतिक दृष्टि से पूरे समाज को नए देखने के कारण थी। जैसे जैसे हमने राजनीतिक करवटें ली हैं वैसे वैसे समाज में एक नया बदलाव आया है और इसका आप पूरे देश में इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो आपका जो बात है कि निश्चित रूप से जो समाज है एक समय के बाद जब जो नेतृत्व की भूमिका में जाता है, जो पिछड़ा हुआ था, दबा हुआ था, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा था, वो नेतृत्व की भूमिका में जा रहा है, तो वो केवल जातीय रूप से ही वहाँ सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि एक पूरी ब्रॉडर यूनिटी के साथ देश का नेतृत्व वो करेगा। मुझे ये लगता है कि देश का नेतृत्व करने का वक्त है और देश का नेतृत्व, जैसा कांशीराम जी आप बात कर रहे हैं, कांशीराम ने पूरे देश में एक पूरे देश के उन बहुजन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम नहीं जागे तो इतिहास मिटा दिया जाएगा। इसलिए क्यों नहीं तुम जागते, तुम सत्ता के इन केंद्रों पर तुम जाओ, संसद में तुम जाओ, विधानसभा में तुम जाओ और वहाँ से फिर पूरे देश का नेतृत्व करो, तभी तुम्हारी समस्याओं का अंत होगा। ऐसा बाबा साहब के जो पूरा संघर्ष है उसी संघर्ष के बदौलत कांशीराम जी ने इस पूरे मूवमेंट को चलाया और पूरे देश में एक जागृति पैदा की। उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। तो क्या लगता है सर, अगर पूरे हालात को देखें, बिहार चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एक अजीब तरह का चुनाव था, विकास के नाम पे लड़ा गया। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होने लगा वो आप सबसे किसी से छुपा नहीं है। कई तरह की बातें हुई, कास्ट को लेकर विमर्श शुरू हुआ, रोहित वेमुला के जो संस्थानिक हत्या जिसको लोग कहते हैं वो मामला आया। उसके बाद दलितों पर अत्याचार के, मुसलमानों पर भी सुरक्षा के बाद आया। यूपी चुनाव को अब जब आप लिहाज से देखें या पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो वोट की राजनीति उसमें देखें, तो क्या लग रहा है तेज़ी से जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अब समझने लगे हैं कि हमारी सत्ता तभी आएगी जब हम राजनीतिक रूप से एकजुट होंगे, और वो उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जिनके नाम पर, धर्म के नाम पर उनका इस्तेमाल किया जाता था। अब वो अपने राजनीतिक हकूक़ के लिए वोट को हथियार बनाने लगे। इतनी समझदारी, इतनी राजनीतिक समझ उनमें आने लगी है जो सबसे पीछे हैं, हाशिए पर हैं। देखिए, ये जो भारत की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वह कोई आज की व्यवस्था नहीं है। वह 2500 साल पहले जब तथागत गौतम बुद्ध ने इस विषमता आधारित व्यवस्था को चुनौती दिया था और जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उसको चुनौती देते हुए उसको ख़त्म करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, वह एक चेतना की गूंज थी और उसका विकास निरंतर हुआ है। इस क्रम में इसको समझा जाए कि इस देश में वर्चस्व की राजनीति जातिवाद और ब्राह्मणवाद पर आधारित रही है। जो ब्राह्मणवाद है इस देश में, वह इस देश की बीमारी है, कोढ़ है। बाबा साहब ने इनहिलेशन ऑफ कास्ट में, जाति प्रथा उन्मूलन में इस बात को बहुत ही बारीकी से और विस्तार से लिखा है। तो इसकी जड़ में जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, और उसी के तहत उसको बनाए रखने की एक साजिश के तहत इस व्यवस्था को राजनीतिक रूप भी दिया गया है अलग अलग तरीके से समय में। जो आज के समय में, वर्तमान समय में जो हालात हैं, इसके थोड़ा सा इसके पीछे जाएं तो इस देश में जब इस्लाम आया, मोहम्मद साहब का पैगंबर मोहम्मद साहब का जब संदेश आया, तो इस देश में दलितों के लिए, जो श्रमशील जनता थी, उनके लिए एक नई तरह की आशा का संचार हुआ, क्योंकि वो सप्रेशन में थे, उनको बहुत सारे पढ़ने के अधिकार नहीं थे। और वे बाद में जो यहाँ पर धर्मांतरण हुआ, स्वेच्छा से मस्जिद में एक साथ पढ़ते हुए लोगों को बैठ कर नमाज़ पढ़ते हुए, दलितों को जिनको यहाँ पर तरह तरह के नाम दिए गए थे, अछूत कहा गया, उनको अस्पृश्य कहा गया है, उनको अंत्यज कहा गया है, पंचमा कहा गया है, उनको किसी तरह के अधिकार नहीं थे। न मंदिरों में जाने की छूट थी, न पढ़ने का अधिकार था, सत्ता में अधिकार नहीं था। एक हीनतर और हिंसक तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा था। उस दौर में जब मुस्लिम साम्राज्य आया, यहाँ पर शासन आया, तो उनको एक अवसर मिला, एक काम करने का, श्रम करने का, उसके माध्यम से उनको उसके पारिश्रमिक मिलने का, और उसके साथ साथ एक सम्मानित ढंग से जीने का उनके सामने एक धर्म सामने प्रस्तुत हुआ। क्योंकि उससे पहले बौद्ध धर्म का विनाश किया जा चुका था, उसका पतन नहीं हुआ था। जिस तरह से यहाँ के हाशिए पर लोग थे और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो रहे थे, तो बौद्ध धर्म का ही विनाश किया गया और उसकी सत्ता को ही ख़त्म किया गया। तो जो मध्यकाल में इस्लाम के आने के बाद यहाँ के लोग, जो हमारे भाई मूल निवासी हैं, उन्होंने जब धर्मांतरण किया, वे
आजकल आधुनिक युग में वो सबसे ज़्यादा दलितों के करीब हैं, दलित उनके करीब हैं, और यही सियासी चाल है कि दोनों की तादाद लगभग बराबर है, दोनों को एक न होने दो, तो उस दोनों को लड़ाने में दंगों की राजनीति के पीछे ये काम करती हैं चीज़ें कि इनको लड़ाओ जिससे कि सत्ता में ना आ सकें, क्योंकि दोनों ही इस देश के प्रति सबसे ज़्यादा लॉयल हैं। दोनों वर्ग दोनों समूह में रहते हैं, वो दोनों को इनसिक्योर किया जाता है और समूह में रहते हुए वो अपने को सुरक्षित रखते हैं। और इस देश को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बचा के रखा है और अपना श्रम दिया है, अपना खून दिया, पसीना दिया है, तो इन दो समूहों ने दिया है। इसीलिए इनके बीच जो है खाई पैदा की जाती है, और इस खाई को पैदा करने के पीछे सिर्फ यही है कि सत्ता पर कुछ खास वर्ग के लोग, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वे लोग काबिज रहें और अपने मंसूबे उनके अपने यही हैं कि जात पात कायम रहे, फ़िरका परस्ती कायम रहे और लोगों के बीच अमन चैन न रहे, हिंसा जारी रहे। और इसी रणनीति के पीछे वो वैज्ञानिक चीज़ों को भी पनपने नहीं देते, अंधविश्वास को, कर्मकांड को, आत्मा परमात्मा को, तरह तरह के भूत प्रेत को इस देश में फैलाने का काम करते हैं, जिसका सबसे पहले बुद्ध ने विरोध किया था। तो जो आपने आज के समय में चेतना के संदर्भ में या राजनीति के संदर्भ में जो बात किया है, बहुजन राजनीति के संदर्भ में, तो यह काबिल गौर है कि इस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने उन बौद्ध काल से लेकर के आज तक, डॉक्टर अम्बेडकर के समय तक के जितने भी परिवर्तनकामी आंदोलन थे उसका अध्ययन किया और उसको पुस्तकों में आंदोलन में धरती पर उतारा उसको। और उसके बाद जो चेतना की लहर चली, तो लोकतंत्र बनने के बाद और उन्होंने संविधान बनाने के बाद जो अधिकार सुरक्षित किए, उसके बाद लोगों को बोलने की वाणी मिली, अधिकार के प्रति लड़ने का साहस मिला, न्याय के लिए वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगे और एम्पावरमेंट भी उनको हुआ। लेकिन सहभागिता जितनी मिलनी चाहिए थी, रिप्रेजेंटेशन, लोगों को नहीं अभी भी मिल रहा है। तो वो जो सहभागिता है, नेतृत्व है, उससे लोगों को नकारा जा रहा है। सत्ता में किस तरह से न आने देने के लिए उनको रोका जा रहा है और जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते हैं वो रचा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था और जो बहुजन समाज का सपना था और जिसको मान्यवर कांशीराम ने राजनीतिक रूप से जिसको सफल करने की कोशिश की, वह बहुजन समाज चेतनाशील हो गया है, वह किसी भी तरह के साजिश को समझ गया है। इसलिए देखेंगे कि दंगों की राजनीति का पर्याय बदल गया है। गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें सिर्फ दलित नहीं थे, वे एलीट क्लास भी थे, जो दूसरे वर्ग के लोग थे, जिनको इस्तेमाल किया गया था, जो बल्कि हिंदूवादी तरीके से। नहीं, मेरा सवाल था कि इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इनको प्रोवोक किया जाता है कि आप ऐसे, मैंने बहुत कम दंगे ऐसे देखे हैं जिसमें अपर कास्ट के लोग खुद जाके आगे बढ़ के लड़े, क्योंकि वो तमाम लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, वो जो जिनकी सामाजिक समझ नहीं है, वो ऐसे में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तो क्या एक समझ बड़ी है उनको कि हमको शिक्षा चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, हमको घर चाहिए, मकान चाहिए, हमारा इस तरह के दंगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस्तेमाल के पीछे जो है ना चेतना काम करती है ना, चेतना नहीं है जहाँ पर, वहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोज़गार नहीं है तो किसी को अगर जान से मरवाना, हत्या करानी है, उसको रुपए दे दीजिए, उसको किस तरह का लालच दे दीजिए, तो कर सकता है वह। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो दंगों की राजनीति है या जो आपस में दलित मुस्लिम को लड़ाने की जो राजनीति है, उसको समझने की ज़रूरत है कि दलितों में भी कोई एक कम्युनिटी नहीं है। दलित एक समूह है, वह कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, वो एक सांस्कृतिक शब्द है जो चेतना का प्रतीक है, जो बाबा साहब की चेतना से जुड़ा हुआ है। लेकिन वे उस अनुसूचित जाति में भी, शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अभी चेतना जिन तक नहीं पहुंची है, जिन पर काम करना है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे जो हुए होंगे, तो उसके पीछे कुछ खास जातियों को इस्तेमाल करना, और जो सत्ता में रहते हैं, जो अपने आप को पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले कहते हैं, जो अपने आप को चैंपियन कहते हैं कि हम सेकुलर। नहीं, मेरा वही सवाल था, मेरा सवाल किसी खास जाति को लेकर नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा अध्ययन है कि जो दंगे होते थे उसमें SC ST OBC के लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो शामिल होते थे, उनको प्रोवोक किया जाता था। तो क्या ये समझ बदली है उनकी? अब वो राजनीतिक रूप से बहुत सुदृढ़ हो रहे हैं, समझ उनकी बढ़ रही है और उनको लग रहा है कि हमारी भलाई दंगों में नहीं है, हमें राजनीतिक रूप से अपने अधिकार चाहिए। तो इस पूरे परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें बदलाव आया है? बिल्कुल समझ बदली है, बदलाव आया है और दंगों का तरीका बदल गया है। और जो भड़काने की जो राजनीति है, जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या और भी जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो दंगे हुए हैं, उसको आप सिरे से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दलित ही शामिल हैं उन दंगों में। लेकिन अगर वो शामिल भी हैं
तो उनको समझाने वाले भी लोग आ गए हैं और वो समझने वाले भी हैं। उसमें बहुत थोड़े लोग हैं। सर मैंने ये नहीं कहा कभी कि दलित शामिल है, मैं ये कह रहा था कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि अगर आप धर्म के लाभार्थी देखें तो वो एक जाति के लोग हैं। उसके जब दुकानदार एक ही जाति के लोग हैं, जब इस तरह से देखेंगे कि जो उनके ग्राहक हैं वो सबसे ज़्यादा SC ST OBC 85% आबादी है, तो ऑब्वियस बात है कि यही लोग आगे रहेंगे। तो मैंने उस लिहाज से कहा था, मैं किसी जाति को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से, चूँकि आप JNU में हैं, प्रोफेसर हैं, कि क्या उन सब हालातों में जिस तरह से जो दंगे होते थे, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? उसकी जो इंटेंसिटी थी उसमें कमी आई है? धर्म के नाम पे दंगा करने के लिए अब उस तरह से आगे नहीं आते हैं जिस तरह से 10-15 साल पहले के समय की बात है। हाँ, बिल्कुल बदलाव आया है और बहुत ही व्यक्ति केंद्रित दंगे हो सकते हैं। वह एक समूह परक दंगे नहीं हैं कि उसको हम किसी एक समूह से दूसरे समूह के व्यक्ति केंद्रित हैं, किसी व्यक्तिगत रंजिश में भी हो जाते हैं और उसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से हो जाता है। तो हाल के इसलिए घटनाक्रम को देखो तो जैसे ऊना का मामला हो, यूपी का मामला हो, तो एक जो एकता बनती दिख रही है बहुजन समाज में, SC ST OBC के जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक दलित समाज उनका सबसे रिलायबल अलायंस है, सबसे विश्वसनीय सहयोगी हो सकता है। JNU में चुनाव हुआ, बापसा ने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो क्या लगता है ये सारे गठबंधन, ये सारा अलायंस जो राजनीतिक चुनाव है, यूपी का चुनाव हो, उसके आगे पंजाब का चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, तो वहाँ भी आपको इस तरह का कोई गठबंधन बनता दिख रहा है? पंजाब के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ गठबंधन वैचारिक स्तर पर बन रहा है। वह सिर्फ दिखावे के तौर पर राजनीतिक स्तर पर नहीं, क्योंकि दोनों समूहों ने तमाम राजनीतिक प्रयोग देख लिए हैं। खासतौर से मुस्लिम समाज ने आज़ादी के बाद से तमाम प्रयोग देख लिए हैं, सभी पार्टियों को देख लिया, तमाम सपनों को देख लिया है। इसलिए अब जो राजनीतिक संगठन बनेगा वह स्थायी बनेगा और सुचिंतित बनेगा और उसका विकास भी राष्ट्रीय स्तर पे होगा। और इसके लिए तमाम लोग विचार कर रहे हैं कि यह चीज़ें जो हो रही हैं इस देश के अंदर, उसको किसी भी सूरत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए जो दलित मुस्लिम यूनिटी है ऊना घटना के बाद, वह अब बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर कायम हो रही है और उत्तर प्रदेश में उसका रूप आपको देखने को शीघ्र ही मिलेगा। तो इस तरह से देखिए यूपी चुनाव को लेकर बहुत सरगर्मी तेज है, रैलियां हो रही है, तो क्या लगता है सर कि जो पूरा जो जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले बढ़े, उसके बाद एक इसका सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा असर हो रहा है यूपी चुनाव को लेकर, और लोग इस बात को लेकर सजग हैं कि तमाम ऐसे लोग जो इस तरह के दंगे कराते हैं, जिनके लिए अब मानव से बढ़कर गाय एजेंडा में है, तो वो उनको राजनीतिक रूप से जवाब देने की तैयारी में है? अगर आप पिछले 15-20 वर्षों के इतिहास को देखें, घटनाओं को देखें और आज की घटनाओं को देखें, तो आपको साफ तौर पर एक फ़र्क नज़र आएगा। पहले बहुत आसान था धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ा करके और अपना आलू सीधा करना। इस देश में बहुजन समाज की संख्या 85% से ज़्यादा है। 15% ऐसे लोग हैं जो अभिजात समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो पूरा वर्चस्व है संसाधनों पर, जो पूरा कब्जा है, वही 15% लोगों का है, जो मनुवादी मानसिकता वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते कि समाज के दूसरे वर्गों को उनका अधिकार मिले। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ एक जो बड़ा परिवर्तन सामने आया है वो ये कि एक पूरी नस्ल सामने आई है जो अब अपने अधिकारों के लिए असर्ट कर रही है, वो अपने अधिकारों के लिए सजग हो रही है। ये इन 15% जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, जो मनुवादी, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग हैं, इनको ये चिंता सता रही है कि अगर ये 85% वाले लोग, ये जो नौजवान जो अब कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं, जो शिक्षा के प्रकाश से जो अपने आप को जो एक तरह से दुनिया को देख रहे हैं, अपने आसपास को, अपने समाज को देख रहे हैं, एक बदलाव चाहते हैं, उनकी ये चिंता है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ही मंसूबाबंद, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि इस चेतना को रोका जाए। उसी के लिए वो कभी धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, कभी दूसरे संप्रदाय और इन सब चीज़ों के नाम पर उनको बांटने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन जो है, जो सजगता आ रही है लोगों में, अब ये क्लास, ये वर्ग समझ चुका है, जो बहुजन समाज है, कि वो अपने अधिकार को अब लेने का, उसको एक तरह से वो उसके अंदर बेदारी, वो जागरूकता आ गई है। इसलिए आप देखेंगे कि ये समाज अब एकजुट हो रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि वो उन तमाम जो धार्मिक और दूसरे तरह की जो भटकाने वाले जो एजेंडा हैं,
इन मनुवादी शक्तियों के, वो उस एजेंडे से बाहर निकल करके वो खुद अब एजेंडा सेट करना चाहते हैं। ये जो बहुजन समाज में जिस तरह की एकता आप देखने को मिल रही है, आप देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, आपको साफ साफ दिखेगा कि जो बहुजन समाज है, यानी दलित, माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग, ये साथ आ रहा है, एक भूमि बन रही है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश को ये जो बेदारी, ये जागरूकता आ रही है उत्तर प्रदेश में, ये एक नेतृत्व देगा आने वाले ज़माने में। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में, बल्कि 2019 के चुनाव के लिए भी ये बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। ये जो एकता बन रही है समाज के अंदर, ये बहुत ही एक आशा की किरण इस एकता में दिख रही है, और एक तरह से अपने अधिकारों को लेने के लिए, अपना नेतृत्व देने के लिए समाज को, राष्ट्र को एक शक्ति बन के ये चीज़ें आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत चिंता का विषय है उन शक्तियों के लिए जो मनुवादी मानसिकता रखने वाली शक्तियाँ हैं, और जो आज भी 85% लोगों को गुलाम बना करके, वंचित बना करके रखना चाहती हैं। अब ये शक्तियाँ, ये जो बहुजन समाज की जो नई शक्ति उभर रही है, उनको चैलेंज कर रही है, और इसको रोका नहीं जा सकता आने वाले दिनों में। तो इस लिहाज से देखिए तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो धर्म के हिसाब से माइनॉरिटी के हैं, जो जाति के आधार पे हाशिए पर थे, इन लोगों का एक गठबंधन बन रहा है। वो राजनीतिक रूप से गठबंधन बन रहा है। अपनी वोट की जो ताकत है वो उसको पहचानने लगे हैं, क्योंकि वो पढ़ने लगे हैं, यूनिवर्सिटी आने लगे हैं, उनकी राजनीतिक चेतना जगी है। सर, क्या लगता है आपको, आप लोग चूँकि बहुत करीब से देखते हैं राजनीति को भी, जो नए बदलाव होते हैं उनको भी, तो क्या एक जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके लिए सबसे सटीक और सबसे करीबी गठबंधन बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो उनको सबसे नज़दीक का अलायंस दिख रहा है? देखिए, अगर हम पिछले 70 साल का इतिहास देखें तो चाहे जॉब हो, चाहे तालीम हो, एक बड़ी गिरावट आई है। ये एक सारे डेटा बताते हैं कि जो बड़ी जॉब्स थी उसमें 33% से 3% और 1.5% तक लोग आ गए हैं। तो जो और सच्चर कमेटी ने ख़ुद इस बात को पूरी तरह से ज़ाहिर कर दिया है कि जो मुसलमान समुदाय है उसमें राजनीतिक तौर पे और माशी तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे कितना उनमें गिरावट आई है। और वो जो सबसे पिछड़े समाज हैं, दलित हैं, और दूसरे जो गरीब और तबक़ात हैं, उनमें मुसलमान भी एक हो गए हैं। और अब हम ये देखते हैं कि सत्ता को सत्ता पक्ष जो रहा है पिछले 70 साल में, जिन लोगों ने हुकूमतें की हैं, उन्होंने इनको नेगलेक्ट किया है। उसी का ये नतीजा है, और उसका एक ही हल है कि ये जितनी भी पिछड़े और दलित और गरीब जो तबके हैं वो एक साथ आएं और अपने जो मसाइल हैं, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो सत्ता से रिलेटेड हो, तालीम का मसला हो, उनकी सिक्योरिटी का मसला हो, आए दिन जो उनको चैलेंजेस पेश आते हैं वो हों, सब एक साथ जुड़ के जब ये जो तबक़ात हैं, जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, वो जब एक साथ आएंगे तो वो चूँकि इसके भोगी हैं इन सारे परेशानियों, जुल्म और जबर के, जब वो एक साथ आएंगे तो वो सब अपने मसाइल को खुद हल करेंगे और वो एक दूसरे के दर्द को देखेंगे, बांटेंगे, और यही एक हल है। और ये पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उनमें ये जागरूकता पैदा होती हुई नज़र आ रही है। वो हमें यूनिवर्सिटी कैंपसेस में दिख रही है, वो आम समाज में दिखाई दे रही है, और अब लोग ये समझने लगे हैं कि जो जज्बाती नारे थे या जो जज्बाती चीज़ें थी उनके बहाने जो पोलराइजेशन होता था और हर वक्त इलेक्शन के टाइम में एक तरह से लोगों को बहका के और सत्ता फिर होती जाती थी मुख्तलिफ़ रंगों में, मुख्तलिफ़ पार्टियों के नाम से। अब वो चीज़ होने वाली नहीं है, अब ज़्यादा ये दिन ये नहीं चलेगा। और ये एक बड़ी क्या कहेंगे, शुभ बदलाव है, बड़ी अच्छा बदलाव है जो समाज में हम देख रहे हैं। और उम्मीद है कि आइंदा जो हिंदुस्तान की अक्सरियत है, जो 80% आबादी जो है
वो अब हुक्मरानी करेगी और वो अपने मसाइल को हल करेगी, और इससे फिर पूरा मुल्क आगे बढ़ेगा। चूँकि मुल्क किसी ज़मीन का सिर्फ नाम नहीं होता, पेड़ पौधों का नाम नहीं होता, बल्कि लोगों का नाम है। और जब लोगों की तरक्की होगी तो फिर पूरा मुल्क तरक्की करेगा, और यही एक हल है जिससे पूरे समाज में शांति भी आएगी, तरक्की भी होगी और बदलाव भी आएगा। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो राजनीतिक रूप से जो गठबंधन की बात हो रही है, उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो क्या SC ST OBC को अपना सबसे करीबी अलायंस समझ रहे हैं और उनको लगने लगा है कि अब अगर हम साथ आएँ तो हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपने हालात बदल सकते हैं और एक मजबूत देश भी बना सकते हैं? देखिए, ये तो समझते तो बहुत पहले से थे कि हम दोनों जो हैं शिकार हैं, हम दोनों मजबूर हैं। लेकिन जो बदलाव जिससे मुझे उम्मीद जग रही है वो ये है कि दोनों अब ये बात को समझ चुके हैं कि अगर बदलाव लाना है तो हमें खुद खड़ा होना होगा। अब तक ये होता था कि हम दूसरों से उम्मीद करते थे, सरकार से उम्मीद करते थे, सत्ता से उम्मीद करते थे, और अब तजर्बा उनको ये बता रहा है कि अब किसी से उम्मीद नहीं, अब जो करना है हमें करना है, मिल के करना है। और ये बात अब दोनों दलितों में भी और मुसलमानों में भी बहुत साफ हो चुकी है। कुछ लोग हैं जिन तक ये बात भी पहुंचानी बाकी है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो देख रहा है और समझ रहा है, उसको ये बात समझ में आ चुकी है कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य साथ मिल कर के है, और इस पे हम किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। दोनों मिल कर के खुद ही अपनी जगह बनानी है, अपने रास्ते बनाने हैं और खुद ही अपनी मंजिल पानी है, और ये दिख रहा है, ये होता दिख रहा है। तो चुनावी परिणाम भी इसके दिखेगा, अनुरूप होगा। इस तालमेल के अनुरूप चुनावी परिणाम होने की पूरी उम्मीद है। कुछ और भी सवाल हैं जिसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आरक्षण को लेकर लगातार बहस हो रही है। एक बड़ा वर्ग रहा है जो आरक्षण से मेन स्ट्रीम में आया है, चाहे वो OBC आरक्षण हो, SC ST का आरक्षण हो, और इस देश में वो तमाम लोग हैं जो लगातार मेन स्ट्रीम में रहे हैं, सिस्टम में रहे हैं, जिनके संपत्ति पर जिनका अधिकार है, वो आरक्षण को लेकर कई तरह की बातें करते हैं। तो क्या लग रहा है सर कि आप लोग चूँकि आरक्षण को लेकर भी काफ़ी करीब से देखते हैं, तो आरक्षण को अगर एक केंद्र माना जाए तो SC ST OBC उस वजह से शायद भविष्य में एक विश्वसनीय गठबंधन के लिए मजबूर हो, क्योंकि उन्हें आरक्षण बचाना हो, और इसका भी चुनाव पर असर दिखे, क्योंकि आरक्षण बचाने की, जिस तरह से बिहार में आरक्षण के नाम पर अगरा पिछड़ा हुआ, यूपी में भी इसी तरह से आरक्षण को लेकर एक अलायंस बनने की उम्मीद दिख रही है आपको, चाहे वो SC ST के समाज हो या OBC हो? नहीं, बृहत्तर लेवल पे आप देखेंगे इसको कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो मंडल कमीशन लागू होने से पहले जो बहुजन समाज है, जो आंदोलन चल रहा था और पिछड़े वर्ग को आरक्षण तब नहीं मिला था, तो आरक्षण मिलने के बाद निरंतर मानस में बदलाव आया है, और भी आने वाले दिनों में बदलाव आएगा। ज़रूर पिछड़े वर्ग की राजनीति में विचारधारा नहीं होने की वजह से एका नहीं बन पा रही है। सवाल विचारधारा का है। बहुजन समाज पार्टी के पास एक विचारधारा है, अन्य पार्टियों के पास विचारधारा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास जो विचारधारा है वो वर्ण व्यवस्था और सामाजिक लोकतंत्र न बनने के सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने की विचारधारा है, समता और स्वतंत्रता को बनाने की विचारधारा है। बाकी लोगों के पास ऐसी विचारधारा नहीं होने की वजह से पिछड़े वर्ग की जो राजनीति है वो एक साथ लिंक नहीं हो पा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में मजबूर होंगे सभी लोग, मजबूर नहीं बल्कि ये एक नेचुरल, एक नैसर्गिक ढंग से एक गठबंधन बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आरक्षण के द्वारा पढ़ करके राजनीति में और नौकरियों में जो जाने वाले लोग हैं और शिक्षण संस्थानों में जो जा रहे हैं, और इसके आधार पर जो चेतना पैदा हो रही है वह एक करीब आ रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इस व्यवस्था को बदला जाए। और व्यवस्था को बदलने का मतलब यह नहीं कि किसी को छोटा या बड़ा बनाना है या किसी को भगाना है। व्यवस्था को बदलने का मतलब यह है कि यहाँ सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो, न्यायपरक व्यवस्था स्थापित हो, संविधान आधारित यहाँ शासन चले, यहाँ पर धर्म अनुमोदित शासन न चले। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सिर्फ हिंदुत्व का नारा देना चाहते हैं, यहाँ पर सभी धर्म और सभी मजहब के लोग, सभी वर्गों के लोग मिलजुल के रह सकें, लेकिन जातियाँ ख़त्म हों। जातियों के बने रहने से यहाँ पर वैमनस्य है, घृणा है, एक दूसरे के प्रति शोषण का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो आरक्षण के माध्यम से जो एम्पावरमेंट हुआ है, जो सशक्तिकरण हुआ है, जो लोगों के सोचने विचारने का तरीका बदला है, लोगों को एक सहभागिता मिली है
पद और प्रतिष्ठा मिलने से शासन प्रशासन में जो उनको सहभागिता मिल रही है, तो वे पूरे बुनियादी तौर पर नियम और कानून को भी बदलने में सक्षम होंगे और धीरे धीरे पूरे देश का मानस बदलेगा। सिर्फ वो आरक्षण प्राप्त लोगों में नहीं, जो आरक्षण से बाहर हैं, जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, जो मूलतः वो आरक्षण न होने के बावजूद कम प्रतिशत में होते हुए भी अधिकतम इस देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, उनके मन में भी बदलाव आएगा और लगेगा कि इस देश को मिल करके एक अखंड भारत, ये जो खंड खंड में बटा हुआ है, उसको एक समतापरक भारत में बदलना होगा। और जो आपने ये बात कही कि बुनियादी तौर पे जो गठबंधन का रूप क्या होगा, भविष्य कैसा है, तो निश्चित तौर पे जो गठबंधन बनेगा वह दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ही मिलकर बनेगा, क्योंकि ये सारे लोग सताए हुए लोग हैं, सत्ता से बेदखल लोग हैं। इनके वजूद को, इनकी डिग्निटी, इनकी गरिमा पर ठेस पहुंचाया गया, इनको आत्मसम्मान से जीने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये सारे लोग निश्चित तौर पर एकत्रित होंगे और वास्तव में देश का एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण यही लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग इस देश पर काबिज हैं, इस देश को हुकूमत कर रहे हैं, वह एक राष्ट्र की भूमिका में नहीं, राष्ट्र बनाने की भूमिका में नहीं है, क्योंकि उनके सामने तो अपने आप को वर्चस्व के रूप में स्थापित करना है, दूसरों को हिंसक तरीके से देखना है, हिंसा और घृणा फैला करके लोगों को अलग थलग करके रखना है, जिससे कि वो शासन कायम रख सकें। लेकिन उसके समानांतर जो 85% जो बहुजन समाज है, जिसमें SC, ST, माइनॉरिटीज़ और OBC के लोग आते हैं, वे लोग अब सशक्तिकरण हो करके और चेतना उनमें आई है और वे अपने अधिकारों को जान गए हैं, वजूद को जान गए हैं, वे सत्ता पर काबिज होकर के सत्ता चलाना जान गए हैं। तो जो आज अभी ट्रेनिंग मिल रही है विचारधारा न होने के बावजूद, चाहे वो बिहार हो या किसी और प्रदेश में भी हो या उत्तर प्रदेश में हो, अभी उनको तात्कालिक रूप से सत्ता मिली है, तो उनको अभी लग नहीं रहा है कि विचारधारा के आधार पर कहीं सत्ता चलाई जाए। अभी उनको सत्ता पे बने रहने के तमाम तरह जुगत करनी पड़े, लेकिन धीरे धीरे जो विचारधारात्मक सत्ता पे काबिज होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, वह एक न एक दिन का जल्दी ही वह सफल होने वाली है। और वह सवाल बसपा का और नीतीश सरकार का या मुलायम सिंह सरकार का नहीं है, सवाल उस समूह का है। उस समूह के भीतर विचारधारात्मक शक्ति है और वह चेतना है जो गौतम बुद्ध से लेकर के और मान्यवर कांसीराम तक की, वह पूरी की पूरी संत रविदास से और कबीरदास से लेकर के वो हमारी पूरी परंपरा, और बुद्ध ही नहीं बल्कि यहाँ जो इस देश में जो मोहम्मद साहब का जो संदेश है, उन संदेशों को देखें तो बुद्ध के संदेश में और मोहम्मद साहब के संदेश में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। वो एक तरह के विकास प्रक्रिया में दिखाई देते हैं। इसलिए भारत के संदर्भ में मोहम्मद साहब की भूमिका बिल्कुल अलग है। दूसरे देशों में दूसरे तरह से मानते होंगे, यहाँ पर इसीलिए दलित भी, जो चेतनाशील दलित हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो बहुत ही नैसर्गिक रिश्ता मुस्लिम समाज से कायम हो रहा है। और उस नैसर्गिक रिश्ते को ख़त्म करने के लिए ही, वो नैसर्गिक रिश्ता है ना, तो उसको जो ख़त्म करने के लिए बार बार लड़ाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो लड़ाई बहुत दिन तक चल नहीं सकती है, वो बदल गई है। बाबरी मस्जिद को इतने दिनों से मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मंदिर बना सकते वो, अब वो मंदिर नहीं बनेगा। अब लोगों को दिन दहाड़े वो नहीं मार सकते, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो आपका सवाल था कि क्या यह संभव है कि एक दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग का 85% का हुजूम एक लोकतांत्रिक निज़ाम कायम करेगा, निश्चित तौर पे कायम करेगा। वह निज़ाम सबके लिए होगा। वह यह नहीं होगा कि 15% लोगों को बाहर कर देंगे, उनको उपेक्षित कर देंगे। वो वास्तव में समतापरक होगा। और जो बुद्ध से लेकर के पैगम्बर साहब से लेकर के कबीर से लेकर के रविदास से लेकर के और फूले और साहू जी महाराज से लेकर के बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम तक का जो सपना है, वो सभी का सपना साकार होगा और इस देश में अमन चैन कायम होगा। ये एक अंतिम सांसें गिनने वाली व्यवस्था है। अभी जो चल रही है ना, शोषण की और वर्चस्व की, दमन की, अत्याचार की, ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इसीलिए वो अपशबाब पे है और वह अत्याचार की इंतहा कर दिया है। लेकिन उसी के समानांतर आंदोलन भी उतनी सख्त तेज़ी से खड़े हुए हैं, चाहे वह गुजरात की ऊना घटना हो, चाहे अखलाक की यहाँ उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे मेवात की घटना हो राजस्थान की, चाहे दिल्ली के भीतर की प्रेम नगर की घटना हो। इन सारी घटनाओं को देखेंगे, जो गो रक्षकों के नाम पर तमाशे हो रहे हैं, ये उनको बता रहा है कि इनके पास राजनीतिक कोई समझ नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। ये अब बौखला गए हैं, इसलिए ये सारे काम करा रहे हैं। और उस बौखलाहट में ये भूल गए हैं कि उनकी बौखलाहट ही साबित कर रही है कि एकता कायम हो रही है। ये जो 85% की एकता जो है, उस कायम होने से उनकी बौखलाहट हुई है, इसलिए वो हिंसा पे उतारू हो गए हैं। वो अभी तक घृणा कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, लेकिन अब उसको लांघ गए हैं और वह ज़्यादा दिन तक टिकने वाली चीज़ें नहीं हैं। सारी ताकतें, सारे जो 85% जो समूह है, इकट्ठा है और इकट्ठा होकर के और इनका मुकाबला करेगा और इस देश में अमन चमन कायम करने के लिए बाबा साहब के सपनों का संविधान परक भारत बनाएगा।
लीडरशिप की बात करें, एक अहम बात होता है कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनको लीडर, जैसे आप सावित्री बाई की बात करें तो आप फातिमा शेख को नहीं छोड़ सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कह रहे हैं लोग आजकल, क्या लगता है आपको कि एक लीडरशिप के लिए, जैसे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या बीजेपी हो, लीडरशिप की बात करें तो वो अपर कास्ट लीडरशिप है। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको लग रहा है, अब ऐसा लगने लगा है कि हमें लीडरशिप डेवलप करना होगा। पार्टी कोई हो, अगर हमारी लीडरशिप होगी तो वो आरक्षण के खिलाफ, कम्युनल वायलेंस के अगेंस्ट और जो समतामूलक समाज है उसके। तो लीडरशिप पर क्या लगता है आपको कि कोई एक आम सहमति बनती दिख रही है देश में? बिल्कुल, अब तो आम सहमति बनानी पड़ेगी और बनती दिख भी रही है इस बात को कि लीडरशिप को लेकर के। ऐसा नहीं है कि पार्टी की विचारधारा कोई और है और उसमें ऐसा भरमाने की, बहुजन समाज को भरमाने की कोशिश अभी भी जारी है। और उसमें एक बात बहुत अफसोसनाक है कि हमारा नेशनल मीडिया किसी न किसी कारणवश उनका साथ दे रहा है, उनके उस षड्यंत्र में साथ दे रहा है कि वो समझाने की कोशिश हो रही है कि उनकी पार्टी ये है, उनका संगठन ये है, उनकी विचारधारा ये है। लेकिन चलिए हम आपके बीच आपकी लीडरशिप की बात करते हैं। अब जो ये बहुजन समाज है, जिसमें दलित हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें OBC के लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि नहीं, लीडरशिप हमारे बीच की होनी चाहिए, हमारी अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, हम आपकी लीडरशिप में अब आगे नहीं बने। तो ये अब क्लियर हो चुका है और इतनी चेतना आ चुकी है। जहाँ तक एक बात थी 2014 के लोकसभा इलेक्शन की, तो उसमें जनमानस में इस तरह की बातें आ रही हैं। हम लोग भी जहाँ सुनते हैं, जिन लोगों को, जो उनके समर्थक थे या जिन्होंने उन लोगों को वोट दिया, उनकी भी भावना अब इस तरह की बन गई है कि एक धोखा खा चुके हैं, अब और खा सकते नहीं। तो जब ये भावना आ गई है जहाँ पे कि एक धोखा खा चुके हैं, अब और खा सकते नहीं, कि आपने वोट लिया किसी और नाम पे, आपने विकास का नारा दिया, आपने सबका साथ का नारा दिया, लेकिन आपने किया उससे उल्टा। तो ये जब बात आई है तो एक जनमानस में ये बात बिल्कुल अब उभर करके सामने आ रही है कि हमें सत्ता भी चाहिए, शासन प्रशासन में भागीदारी भी चाहिए, और हमारी जो लीडरशिप है वो हमारे अपने बीच से चाहिए। हमको आपकी लीडरशिप अब मंजूर नहीं है, ये बात आई है सब। तो एक लीडरशिप का भी मसला था। एक जातिवाद को लेकर आजकल बहुत प्रखर तरीके से जब सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पर सब लोग लिख रहे हैं। मेरा ये आखिरी सवाल है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग के प्राइसलेस टाइम है, मैंने बहुत समय लिया है। जातिवाद को लेकर वो लोग शिकायत कर रहे हैं जो जातीय व्यवस्था के लाभार्थी हैं। उनका अब आरोप है कि जो वो लोग जो हाशिए पर थे, जिनके जाति की वजह से शोषण हुआ, वो लोग अब जाति पर प्रखर तरीके से बात करें। तो इस पूरे चेंज को आप कैसे ले रहे हैं? जो पहले जो लोग सकुचाते थे, जो सहमे हुए रहते थे, वो खुल के कह रहे हैं कि हाँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस व्यवस्था से हूँ। तो इस पूरे बदलाव को आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सत्ता केंद्रों से हज़ारों वर्षों तक बेदखल किए हुए लोग थे, अब वो सत्ता केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और जब वो सत्ता केंद्रों पर पहुंच रहे हैं तो वहां पहुंच करके वो उस पूरी विरासत को बनाने का प्रयास करेंगे, और कर चुके हैं और करने आगे भी करेंगे, कि जहां जहां अन्याय होगा, शोषण होगा, हिंसा होगी, स्त्रियों के, वंचितों के और माइनॉरिटी के जहां जहां जितने भी सवाल होंगे, उन सभी सवालों को वो न्याय की दृष्टि से सेटल करेंगे। तो ये एक जो कहें कि जो बेदखल किए हुए लोग थे, अब उनका दखल बढ़ गया है। जब जब उन बेदखल किए हुए लोगों का दखल सत्ता केंद्रों पर बढ़ेगा, वैसे वैसे जो हज़ारों सालों से जातीय आधार पर इनका शोषण कर रहा था, वह वहाँ से बेदखल होता चला जाएगा। और जब वो बेदखल होगा तो वहाँ पर न्याय की बात होगी, और न्याय की बात कौन करेगा? जो सताया गया व्यक्ति था, सत्ता के केंद्रों पर जा कर के। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा कि इस देश के दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद है। ब्राह्मणवाद को उन्होंने रेखांकित करते हुए पूरी तरह से कहा कि ब्राह्मणवाद का मतलब केवल एक जाति नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो जातियों के नाम पर दूसरों का शोषण करने के रूप में हमारे बीच में आता है। इसलिए पूरे सिस्टम को जब तक तहस नहस नहीं किया जाएगा और जब तक उसको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, चाहे वो सत्ता के रूप में हो, संस्कृति के रूप में हो, समाज में हो, अर्थतंत्र पर जातियों के रूप में काम के आधारों पर उसको देखा गया हो, किसी भी रूप में हो, जब तक हम उसको वहाँ से नहीं हटाएंगे, वे ब्राह्मणवाद के नाम पर जातियों का शोषण लगातार चलता रहेगा। पूंजीवाद भी इसी तरह की एक विचारधारा है, जो भारत में ब्राह्मण और पूंजीवाद को वो जातियों के स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, और जातियों के स्ट्रक्चर को तोड़ने का पूरा वो एक सिद्धांत की हमें देते हैं। और जो सिद्धांत के रूप में जब हम देखते हैं, तो उस सिद्धांत की इतने वर्षों तक जब धीरे धीरे करके वो चीज़ जब हमारे बीच में आई है, तो निश्चित रूप से एक नया भारत, समतामूलक भारत और एक बौद्धमय भारत हमारे बीच में बन रहा है, जिसमें सबको न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता और प्रेम मिलेगा। सर, अगर आप बात करें जाति को लेकर, एक डिस्कोर्स जब से सोशल मीडिया है, जब से लोग लिखने लगे हैं, पहले मीडिया पर भी बात करें तो सबके पास वो पहुंच नहीं थी,
तो क्या लग रहा है वो तमाम लोग जो जाति के शिकार थे, जाति व्यवस्था के शिकार थे, और जो लोग जाति की व्यवस्था के लाभार्थी थे, अब उनके तरफ से कहा जाने लगा कि जो शिकार थे वो ज़्यादा जातिवादी हो गए। तो इस पूरे चेंजेज को, पूरे बदलाव को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं कि वो अपना हक मांग रहे हैं, या वो जो हक जिनके हाथ से फिसल रहा है, वो इस वजह से वो जो जातिवादी थे वो जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं? देखिए ऐसा है, जब तक जो सताया हुआ दलित वर्ग है या वंचित वर्ग है, जब तक वो शांत रहता है और सबकी बात सुनता है और वो रिवोल्ट नहीं करता है और अपनी बात को नहीं कर सकता और असर नहीं करता है, तब तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही है और शांत है। ये हमारा जेएनयू का भी अपना अनुभव है। हम देखते हैं जब तक इधर से क्या कहते हैं वो दलित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनने अपना इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म नहीं बनाया, लगता था हर चीज़ शांत है। जब दलित या वंचित वर्ग असर्ट करता है तब आपको लगता है जातिवाद बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जब तक आप सिर्फ जाति के आधार पर किसको वोट बैंक के अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, स्वस्थ हैं, शांत हैं, तो बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। असर्शन जब आता है तो दूसरे वर्ग को लगता है कि आप देखेंगे लोग कहते हैं जातिवाद बढ़ा, जैसे आपने कहा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप उसको असर्शन के तौर पर देखिए, उसको ऊपर आने का जो मौका है, अपनी बात कहने का जो हक मिला, हिम्मत आई है आज की तारीख में। मुझे लगता है जो मंडल कमीशन के बाद से जो लोगों में अपनी बात को कहने का, असर्शन करने का जो मादा पैदा हुआ, ये उसी के देन है। लोग कहते हैं कि जातिवाद बढ़ गया, जातिवाद बढ़ा नहीं है। बेसिकली जातिवाद पहले था, आज भी देखिए आप, पहले हो सकता है फिजिकल लेवल पर ज़्यादा दिखता हो, छुआछूत, लेकिन आज जो मानसिक तौर पर जातिवाद है वो बढ़ा है। वो उसी वर्ग से बढ़ा है जो आज कहता है कि जातिवाद इसलिए बढ़ गया कि दूसरा वर्ग असर्शन कर रहा है, उससे बढ़ा नहीं है। लेकिन उन्होंने उसी जातिवाद को एक रूपांतरित फॉर्म में करना शुरू कर दिया है कि आप अगर फिजिकली तो आप कहें कि आप हमारे साथ हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि छुआछूत है, जाति प्रथा है, लेकिन मेंटल तौर पर आप जब देखेंगे कहीं भी कोई भी अगर व्यवस्था में कहीं जगह देनी है, डिसीजन मेकिंग में जगह देनी है, वहाँ पर आप देखिए आपको स्थान नहीं मिलता है। जेएनयू के बाहर एक लोग का परसेप्शन है कि जेएनयू बहुत लिबरल है, जहाँ जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं है। मैंने 8 साल से जितना जेएनयू को जाना है, रिपोर्टिंग के दौरान, लोगों से मिलने के दौरान, सबसे ज़्यादा जातिवाद का प्रखर और सबसे महीन तरीका जो उस वर्ग के बच्चे हैं, जो SC ST OBC के बच्चे हैं, माइनॉरिटी के बच्चे, वो कहते हैं। आप लोग सब प्रोफेसर हैं, क्या आप लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं, या आप लोग को लगता है कि हाँ जेएनयू भी इसी देश का हिस्सा है, और लाख लिबरलिज्म होने के बाद भी, लाख व्यवहारिक होने के बाद भी जेएनयू में भी जातिवाद बहुत महीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है? नहीं, इनकार नहीं कर सकते इससे, और ये रिकॉर्डेड हैं। जेएनयू में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है। बिल्कुल ये कि यहाँ भी ये अछूता नहीं है, देश का हिस्सा है और ये अपनी तरह से काम करता है। आपका क्या लगता है? जेएनयू कोई जजीरा नहीं है, टापू नहीं है, इसी समाज का हिस्सा है। इसलिए बिल्कुल बारीकी के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें जो जातिवाद के हवाले से समाज में पाई जाती हैं उसका असर यहाँ पे मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहीं बहुत ही क्रूड फॉर्म में वो चीज़ें दिखती हैं और कहीं बहुत ही बारीकी के साथ वो इम्प्लीमेंट की जाती है। सर आप ये ज़रूर है कि जातिवाद से बिल्कुल अछूता नहीं है जेएनयू में भी उसका असर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश के दूसरे हिस्सों में हम भी जाते हैं, देखते हैं, वहाँ जो उसका विभत्स रूप, जो भयानक रूप देखने को मिलता है, कम से कम जेएनयू में उसका बहुत ही छोटा रूप या कम। यहाँ के लोग उसी समाज से आए हुए लोग हैं, बदलने में समय लगता है, बदल रहा है। जेएनयू में भी जातिवाद है, लेकिन जातिवाद की फॉर्म बदली हुई है, जातिवाद यहाँ भी कायम है। तो आप कल्पना कीजिए, मैं जेएनयू में हूँ, जो भारत का सबसे बेहतर रैंकिंग के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से पूरी दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा है। जातिवाद का दंश देखिए जेएनयू में भी है, लेकिन जेएनयू की एक खासियत भी है। जातिवाद समझना भी, अगर आप गहरी तरीके से समझना चाहते हैं, तो वो भी जेएनयू में ही संभव है, जहाँ हर तरह के आपको प्रोफेसर मिलेंगे जो खुल के आपको कहेंगे कि क्या जातिवाद है और क्या जातिवाद नहीं है। तो इस लिहाज से देखो तो जो इस तरह के बहस को आप समझिए और जानिए कि आपके देश के हालात कैसे हैं और देश कैसे बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सैड है, बेहतर हो रहा है, बेहतर लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जेएनयू है, देश के दूसरे हिस्से हैं, प्रतिरोध लोग करने लगे हैं और धीरे धीरे देश जो है वो एक बेहतर समय की तरफ बढ़ रहा है। मेरी अपनी समझ है, राजनीतिक व्यवस्था जब से है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आया है, अभी जिस हाल में है, इससे बेहतर पीछे कभी देश था नहीं। हाँ, इससे बेहतर करने की गुंजाइश है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि देश बेहतर हो, जहाँ जातिवाद ना हो, सांप्रदायिक दंगे ना हो, सबके लिए रोजी रोटी हो, एक खुशहाल देश बने जहाँ सबके लिए पढ़ाई हो। और मेरी यही कोशिश थी जेएनयू के माध्यम से जानने की कि क्या इस दिशा में सरकार, व्यवस्था काम कर रही है या नहीं कर रही है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।